हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है और वो एनर्जी स्टोर कैसे करता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर मैं सपोज करता हूं मेरा ये एक डिस्चार्ज कैपेसिटर है, मतलब दोनों प्लेट्स पर अभी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो आप समझिएगा ध्यान से। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से निकल करके बैटरी में एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल रहे हैं तो इस प्लेट पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, तो ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव में पहुंचे उन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भेज देगी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव में जाएंगे तो वो बैटरी के निगेटिव से निकल के कहां पहुंच जाएंगे, दूसरी प्लेट पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, इस प्लेट पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब होता क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में पहुंचता है। तो अगर इस पर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तो इस पर आएगा माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको समझ में आया हुआ क्या यहां पर? बैटरी ने क्या किया, जैसे हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्लेट से निकलते हैं और कहां जाने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में। फिर उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में बैटरी के द्वारा भेज दिए जाते हैं। आप अभी चैप्टर 3 में पढ़ोगे कि बैटरी वर्क डन करती है चार्जेस पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भेजने के लिए, यानी पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल तक भेजने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव से निगेटिव पहुंचेंगे तो निगेटिव टर्मिनल पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा जो है इस प्लेट पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी लगाने से कैपेसिटर पर चार्ज आ जाता है और हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। इसी को चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो जब हम कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उस दौरान वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद कितनी एनर्जी स्टोर कर लेता है, इस बात को हम अब डिराइव करके एक डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारा अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमारा अनचार्ज कैपेसिटर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, समझिएगा ध्यान से, जैसे ही हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो बैटरी से कनेक्ट करके कुछ क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ गया और कुछ माइनस क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ गया। अगर इस पर प्लस क्यू डैश चार्ज आएगा तो इस पर आएगा माइनस क्यू डैश चार्ज। ठीक है, और अब क्योंकि दोनों प्लेट्स पर चार्ज आ चुके हैं तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी डैश आ गया। हमने वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी थी जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन, अभी एक इंस्टेंट की बात करते हैं, पूरी चार्जिंग की बात मैं नहीं कर रहा। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है ना तो जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है उतनी वोल्टेज किसको मिल जाती है, कैपेसिटेंस को मिल जाती है। लेकिन अभी हम बात करें कि अभी कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है, तो मान लेते हैं कुछ क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों प्लेट्स पर आ गया, एक पर पॉजिटिव क्यू डैश आ गया और एक पर निगेटिव क्यू डैश आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ और चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाए। हम चाह रहे हैं कि, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इस प्लेट पर आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस वाले निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस प्लेट में आ रहे, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती चली जा रही है और ये निगेटिवली चार्ज, ये भी तो कह सकते हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं हमें कुछ डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में मूव कराना है, प्लस डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, डीक्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमें इस निगेटिव प्लेट से कहां पर मूव कराना है, प्लस क्यू ये वाले प्लेट पर जिस पर भी प्लस क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज है दूसरी प्लेट पर। तो यहां पर क्या होगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें यानी बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस डी क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज को कहां पहुंचाने के लिए, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला, हमें जो जनरल फॉर्मूला याद है वो ये है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अभी यहां से अगर आप देखो तो यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू वर्क डन। मान लेते हैं इस छोटे से अमाउंट ऑफ चार्ज को हमें मूव कराना है, हमें डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव कराना है, तो उसके लिए हमें छोटा वर्क डन डीडब्ल्यू करना पड़ेगा। तो डीडब्ल्यू वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चार्ज को मूव कराने के लिए कितना करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट ले जाने के लिए। तो अगर दो प्लेट्स के बीच में, जैसे हमें पता था ना, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, यहाँ का पोटेंशियल वी है, यहाँ का पोटेंशियल
वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है और वी ए हायर पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। तो अगर किसी चार्ज को हमें वी ए से वी बी मूव करना, मतलब ए से बी मूव करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पहले से ही है, कुछ वर्क डन करके हम चार्ज को यहाँ रख रहे हैं। तो अगर हमें एक हायर पोटेंशियल पर चार्ज को ले जाना है तो हमें थोड़ा और वर्क डन करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वैसे ही दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस dq को मूव कराने के लिए निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो अभी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v डैश है, और कितना चार्ज हमें मूव कराना है, dq डैश। ठीक है, तो यहां पर अब आप समझिएगा, और ये v डैश का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, v डैश विल बी इक्वल्स टू, अच्छा एक आपको फॉर्मूला याद होगा कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल्स टू q बाय v होता है। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c है, इस पे मान लेते हैं टोटल चार्ज जो हम डिपॉजिट कर सकते हैं वो अभी कितना चार्ज है, हमारा चार्ज q डैश है ना, कैपेसिटर की प्लेट में हमारा कितना चार्ज है, q डैश चार्ज है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, v डैश है। तो अभी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा q डैश अपॉन v डैश। तो यहां से v डैश कितना हो गया, v डैश कितना हो गया, c इंटू क्यू, सॉरी ये नहीं होगा, यहां से v डैश कितना हो गया, v डैश आपका हो गया q डैश अपॉन c, q डैश अपॉन c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज को, तो dw कितना हो गया, dw आपका हो गया q डैश अपॉन c इंटू डी क्यू डैश। अब हम मान लेते हैं कि एक छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कराना था तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ा, लेकिन अगर हम मान लेते टोटल जीरो, अभी कोई भी चार्ज नहीं था, चार्ज जीरो था, जीरो से लेकर के पूरा हाईएस्ट जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मान लेते क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, उतना चार्ज हमें मूव कराना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम यहां पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। हम क्या कर देंगे, हमें कंप्लीट वर्क डन कितना करना पड़ेगा कि उस प्लेट को जीरो चार्ज से पूरा फुल चार्ज करने के लिए, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते जब चार्ज जीरो था, जीरो से लेकर के टोटल चार्ज क्यू मूव कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे वर्क डन का जीरो से क्यू तक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वर्क डन हमारा, वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन हमारा आ जाएगा जीरो टू क्यू इंटीग्रेशन क्यू डैश बाय सी इंटू डी क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका इंटीग्रेशन होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा भैया, क्यू डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स डी एक्स को, तो क्या आता था इंटीग्रेट करके, पावर एक्स की अभी 1 तो एक पावर बढ़ा दीजिए और जितनी पावर है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन सी क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2, और अब लिमिट रखनी है। ठीक है, अब लिमिट रखनी है हमें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम फाइनल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट हमारा क्यू है, अपर लिमिट क्यू डैश की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर क्यू डैश की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, लिमिट वहीं रखी जाती है जिसको हमने इंटीग्रेट किया, हमने क्यू डैश को इंटीग्रेट किया है, तो क्यू डैश की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया 1 अपॉन सी क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब हमें अगर हमें यानी बैटरी को अगर इतना वर्क डन करना पड़ेगा कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए, तो ये जो वर्क डन कैपेसिटर ने किया, कैपेसिटर पर किया गया, कैपेसिटर इस वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। हमें पता है कि हम किसी भी चीज पर अगर वर्क डन करते हैं तो वो चीज उस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तो यहाँ जो कैपेसिटर पर जो वर्क डन किया है बैटरी ने, उस वर्क डन को कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस एनर्जी को और भी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, पहले आप इस डेरिवेशन को लिख लीजिए, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। चलिए ठीक है, लिख लिया आपने, तो मैं कुछ सेक्शन यहां से इरेज करूंगा अभी। देखिए
हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया है u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हमें पता है कि c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो अगर हम c की जगह q बाई वी को रखते हैं तो क्या आएगा, ये v ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा v इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2q। तो q से एक q कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हाफ क्यू वी, हाफ क्यू इंटू वी आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, ठीक है। एक और फॉर्मूला आ सकता है, अगर c इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है तो q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी वी हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर q की जगह पर सी वी को पुट कर देंगे, q की जगह को क्या कर देंगे सी वी को पुट कर देंगे। हमने यहीं पर हमने क्या किया है, q की जगह पर सी वी को पुट कर दिया है, तो जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायरिंग आ जाएगी हाफ, तो एक सी से एक सी कैंसिल, क्या आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गया, एक ये एक ये एक ये। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मान लेते हैं आपको एनर्जी निकालने के लिए चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो ये यूज कर लीजिए। आपको चार्ज और वोल्टेज पता है कि कितना वोल्टेज दिया था हमने उसको चार्ज करने के लिए तो ये यूज कर लीजिए। अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है और आपने कितनी वोल्टेज से कनेक्ट किया ये पता है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। आप तीन फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एनर्जी निकालने के लिए। तो ये था एनर्जी का एक्सप्रेशन कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, अगर हम उसे किसी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें। लिख लीजिए इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। चलिए ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। मान लेते हैं अगर अभी तो हमने एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है हमने इसकी बात करी। मान लेते हैं कई सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तब मान लेते हैं कई सारे कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके कई सारे कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। तब क्या करेंगे, तब कैसे हम एनर्जी स्टोर निकालेंगे। हमने कई सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब हमें पता करना है कि टोटल ये सारे कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे। तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर जो टोटल कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेंगे, मान लेते हैं इन सबका जो टोटल नेट कैपेसिटेंस है वो सी इक्विवेलेंट है। इन सबका नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं क्या है, हमें पता है, अभी हमें सीरीज का पता है कि जो टोटल कैपेसिटेंस हम निकालते हैं सीरीज में वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हमने बैटरी कनेक्ट करी है वो बैटरी क्या करेगा, वो बैटरी चार्जेस का सप्लाई करेगा कैपेसिटेंस को, जिससे कैपेसिटेंस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज क्यों मिल रहा है ये सभी को मिल रहा है, C1 को भी क्यू चार्ज मिलेगा, C2 को भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, C3 को भी क्यू मिलेगा, ऐसे करके Cn को भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो चार्जेस का फ्लो होगा बैटरी के अंदर, ठीक है, बैटरी से चार्जेस का फ्लो होगा कैपेसिटेंस में, जिससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे चार्ज हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है फॉर्मूला, अभी हमने डिराइव किया था। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो टोटल c है, ये देखिए ये जो चार्ज मिल रहा है ये C1 C2 C3 मतलब टोटल सभी को मिल रहा है। ये जो c है ये एक्चुअली ये जो चार्ज मिल रहा है ये इन पूरे कॉम्बिनेशन को मिल रहा है ना, किसी एक कैपेसिटेंस को चार्ज थोड़ी मिल रहा है, तो पूरे कॉम्बिनेशन को चार्ज मिल रहा है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो c है ये नेट कैपेसिटेंस है, c हमारा क्या है नेट कैपेसिटेंस है, 1/c क्या है हमारा नेट कैपेसिटेंस है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बैटरी चार्ज प्रोवाइड करे, किसी एक, देखो मेरी बात ध्यान समझो, बैटरी किसी एक कैपेसिटेंस को चार्ज नहीं दे रही, बैटरी पूरे सिस्टम को चार्ज दे रही है। मतलब ये जो 1/, यहाँ जो एनर्जी होगी ये C जो है ये टोटल कैपेसिटेंस इनकी वजह से, जो ये जो टोटल ये हमारे जितने भी कैपेसिटेंस लगे इनकी वजह से जो टोटल कैपेसिटेंस है उनको ये वोल्टेज मिल रही है और उनकी वजह से उनको ये चार्ज मिल रहा है। तो ये 1/c हमारा टोटल कैपेसिटेंस है। अब 1/c अगर टोटल कैपेसिटेंस है तो हमें पता है सीरीज में जो 1/c आता है, ये जो C इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, जो टोटल कैपेसिटेंस होता है सीरीज में वो किसके बराबर होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या करिए, अंदर इस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अभी यहां पर देखिए, तो ये जो आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1, ये यानी कैपेसिटेंस, ये क्या है, ये भी तो एनर्जी है, लेकिन ये किसकी है, कैपेसिटेंस C1 की एनर्जी, इसको U1 मान लेते हैं। क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2, ये किसकी एनर्जी है, दूसरे कैपेसिटेंस की। वैसे ही ये किसकी एनर्जी, जो n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगा उनकी एनर्जी। तो हमने देखा सीरीज में अगर हमें एनर्जी निकालनी की, सीरीज में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है सिस्टम, तो उसमें जितने भी कैपेसिटेंस लगे हैं उन सबकी एनर्जी जो है उनको ऐड कर दीजिए, तो आपको सीरीज में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इसका पता चल जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लेते कई सारे कैपेसिटेंस लगे हैं। ठीक है, कई सारे कैपेसिटेंस लगे हैं पैरेलल में। तो यहां पर हमें पता है बैटरी से जो चार्ज निकलता है, बैटरी से जो चार्ज निकलता है वो सभी में डिवाइड हो जाता है। मान लेते हैं इसमें Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज गया, इसमें Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी इसमें Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज गया, और इसमें कितना चार्ज गया, इसमें Qn अमाउंट ऑफ चार्ज गया। ठीक, और वापस से Q अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी में चला गया। तो हम देखें बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो सभी में डिवाइड हो रहा है ना, बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है सभी में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो बैटरी है वो सभी को चार्ज कर रही है। आ रही बात समझ, सभी कैपेसिटेंस को चार्ज कर रही है, यानी इसकी जो वोल्टेज है इससे सभी कैपेसिटेंस चार्ज हो रहे हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्या पढ़ा था, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, सभी कैपेसिटेंस की वोल्टेज तो वी है, सभी कैपेसिटेंस को वोल्टेज वी मिल रही है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल में सभी कैपेसिटेंस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो सभी को वोल्टेज तो वी मिलेगी। लेकिन ये जो एनर्जी है, अभी ये जो मैंने एनर्जी लिखी है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी लिखी, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी, क्योंकि जो वी वोल्टेज है वो सभी कैपेसिटेंस को मिल रहा है, तो ये जो सी होगा, ये हमारा पूरे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये सी हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा, नेट कैपेसिटेंस होगा ये हमारा सी। तो अगर ये नेट कैपेसिटेंस है तो हमें पता है पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो सारे कैपेसिटेंस का क्या होता है, सम होता है, वो सारे कैपेसिटेंस का क्या होता है, सम होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सी को ओपन करेंगे, जो ये टोटल नेट कैपेसिटेंस को, जो हम नेट कैपेसिटेंस की वजह से जो एनर्जी है उसमें जो नेट कैपेसिटेंस है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, आप देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया ये जो एनर्जी है ये हाफ सी वी स्क्वायर ही है, लेकिन ये पहले कैपेसिटेंस को कितनी एनर्जी मिल रही है वो है ये। ठीक है, तो ये हो गया U1, ये दूसरे कैपेसिटेंस को कितनी एनर्जी मिल रही है वो हो गया, और ये nth कैपेसिटेंस को कितनी एनर्जी। तो यहां पर पैरेलल में भी हम देख रहे हैं जो एनर्जी होती है टोटल पूरे सिस्टम की, वो सारे कैपेसिटेंस की एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। तो चाहे सीरीज का कंडीशन हो चाहे पैरेलल का कंडीशन, अगर कैपेसिटेंस है, एक कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, जो टोटल एनर्जी होगी वो सारे कैपेसिटेंस की एनर्जी का सम होगी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी पूरा ये सिस्टम स्टोर कर रहा है वो सारे कैपेसिटेंस जितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसका सम है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, यहां पर अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं,
थोड़ा सा मैं 3D फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कैप्सन्स का एक प्लेट हो गया, ये मेरे कैप्सन्स का दूसरा प्लेट हो गया। ठीक है, 2 प्लेट्स हो गए। तो अब ध्यान से देखो, इस प्लेट पे कुछ चार्ज स्टोर होता है और इस पर चार्ज स्टोर होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। और आपको पता है प्लेट्स के बीच, प्लेट्स पे अगर चार्ज आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये एक वॉल्यूम कवर कर रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच में एक वॉल्यूम प्रेजेंट है। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक वॉल्यूम प्रेजेंट है, मतलब स्पेस है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, या एक कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस स्पेस में। तो यहां पर हम मान के चलते हैं जो कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आया है, चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में, वो उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। यानी हम ये भी मान सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी फॉर्म में प्लेट्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें इसे ही फाइंड आउट करना है। इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है ना, ये प्लेट्स है ना, इसके बीच में स्पेस है ना, कुछ जगह है, तो इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितने ज्यादा प्लेट्स पर चार्ज होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब यहां पर कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कर रहा है। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा एनर्जी है, या कितनी एनर्जी है जो है प्लेट्स के बीच में, उसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। आइए इसको डिराइव करते हैं। अगर हम नॉर्मल कैपेसिटेंस की बात करें तो इसके प्लेट्स की एरिया ए मान लेते हैं, इसके बीच का सेपरेशन डी मान लेते हैं, और इसके बीच में एयर है अगर प्लेट्स के बीच में, जो कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस डी है, प्लेट्स की एरिया है, ये होता है। ठीक है, और अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स की बिल्कुल होगी, अगर चार्ज है कैपेसिटेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमें पता है कि इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इस रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा क्या हो गया आपका? सिग्मा हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। सिग्मा क्या हो गया आपका? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। प्लेट्स का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और हमें पता है सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, मतलब कितना चार्ज स्टोर है प्लेट्स पे अपॉन एरिया क्या है प्लेट्स की, वही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से आपका चार्ज क्या आ जाएगा? यहां से आपका चार्ज आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। और सिग्मा क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। समझना ध्यान से, सिग्मा क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो हमने सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो चार्ज क्या आ गया? चार्ज ये आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्यू बाय वी। कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू बाय वी होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है प्लेट्स के बीच का? अगर मैं प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V वोल्ट है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करेंगे? हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है? वो होता है V अपॉन डी, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने एक्सप्रेशन को, चार्ज की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए ई अप इनटू ए अपॉन V। कितना है? V हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हम यहां पर कैपेसिटेंस को नहीं यूज करेंगे, हम एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहां पर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है हमारी? ठीक, तो एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। जो प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी, जो प्लेट्स एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c स्टोर कर रहे हैं, 2c स्टोर कर रहे हैं। तो क्यू स्क्वायर क्या है? क्यू की जगह हम एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन ए इंटू ए रख देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे। और c की जगह क्या रख देंगे? कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो सब पर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये जो d नीचे है ना, ये d ऊपर चला जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, तो एक एरिया से एक एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? एनर्जी कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट d इंटू ई स्क्वायर अपॉन डी ए, सॉरी नॉट ओनली डी, क्योंकि एक ए बचेगा ना भी,
तो यहाँ पर अपॉन 2, नीचे तो सब कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो भी आ गया। हम ये पता कर सकते हैं अगर इस रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर प्लेट्स के बीच में, उस फॉर्म में रिलेशन आ गया। तो ये तो पूरी एनर्जी आई ना पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेस में जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, तो हर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो ये जो एरिया है प्लेट्स की वो ए है, और जो लेंथ है, जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो डी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। अभी देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा, मैं आपको बता देता हूं एक आज समझ लो वॉल्यूम और एरिया और लेंथ। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का स्क्वायर। तो यहां पर देखो ये पाई आर स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शन है सर्कल का, और ये एच क्या है, हाइट है। तो आप क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट या लेंथ का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे ना तो वॉल्यूम आ जाता है। आप क्यूबॉइड की बात कर लो, क्यूबॉइड की बात कर लो, अगर क्यूबॉइड की बात कर लो, अगर आपका ये क्यूबॉइड है, अगर आपका ये क्यूबॉइड है, तो ये देखो ये आपका है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला है एरिया ना, ये होता है आपका लेंथ, ये होता है आपका ब्रेथ, और ये होती है आपकी हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, आप लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो, इनटू हाइट कर लो, वॉल्यूम आ जाता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या, एरिया, और ये क्या है, हाइट या लेंथ। तो एरिया इनटू हाइट या लेंथ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर ही मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम निकाला, कैसे, एरिया इंटू लेंथ से। एरिया क्या थी प्लेट्स की, ए, और लेंथ कितना था, डी। तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ए इंटू डी, ए इंटू डी ऊपर भी है, ए इंटू डी नीचे भी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो जो एनर्जी डेंसिटी आ रही है वो आ रही है हाफ एप्सिलॉन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटर्स जो एनर्जी स्टोर करे, कैपेसिटर के बीच में, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, उसे पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी डेंसिटी का। इसको लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। अभी तक हमने बात किया कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे जब दो कैपेसिटर्स को हम मतलब कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उनके बीच में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, समझते हैं ध्यान से इस चीज को। मान लेते हैं मेरा एक ये कंडक्टर है और ये मेरा दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। दोनों पे एक पे चार्ज Q1 था और एक पे एक की सरफेस पर चार्ज Q1 था और दूसरी सरफेस पर चार्ज Q2 था। ठीक है, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 है, और जब इस पर चार्ज Q1 था तो इसकी पास वोल्टेज जो थी सरफेस पर वो V1 थी, और इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल था वो V2 था। अब हमने क्या किया, हमने जैसे इनको कनेक्ट किया तो बताइए क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर में जाएंगे, और ये किस कंडक्टर से किस पे जाएंगे, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल हाई होगा चार्जेस वहां से कहां जाने की कोशिश करेंगे, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल लो है। देखो कई सारे पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर है ना, देखो तो चार्जेस जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक साथ नहीं रहना चाहते,
ठीक है। तो इनके बीच ये कई सारे जो चार्जेस प्रेजेंट है सरफेस पर, जिस सरफेस का पोटेंशियल बहुत हाई होगा, जिस सरफेस का पोटेंशियल हाई होगा, चार्जेस वहां से कहां जाने की कोशिश करेंगे, जिस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। मान लेते हैं चार्जेस जो हैं वो इधर से V1 पोटेंशियल हाई मान लेते हैं, V2 को लो मान लेते हैं, तो चार्जेस का जो फ्लो होगा वो इस वाले कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 में होगा, जब तक कि दोनों की सरफेस का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों सरफेस का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक ये फ्लो होता रहेगा। तो यहां पर अब आप समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर जो चार्जेस है उनका एक फ्लो शुरू हो जाएगा, कहां से, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से किधर, लोअर पोटेंशियल की तरफ। देखो सीधी सी बात है, जिस सरफेस का पोटेंशियल हाई है उस सरफेस पे ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, तो चार्जेस के पास एनर्जी है लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा, वो मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी एनर्जी का यूज कर पाए। तो जैसे ही आप वायर लगाओगे ना, तो चार्जेस अपनी एनर्जी से उधर जाने की कोशिश करेंगे। देखो जिधर एनर्जी ज्यादा होगी उधर के चार्जेस जो है वो फ्लो करके उधर जाएंगे जहां जिस सरफेस की एनर्जी कम है, और वहां का फिर क्या होगा, उस सरफेस पर जाकर के कलेक्ट होंगे, उसका पोटेंशियल हाई होगा, और जब उसका पोटेंशियल भी उतना हाई हो जाएगा जितना पहले वाले का था, तो ये फिर फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि फिर अब चार्जेस के पास कोई ऑप्शन नहीं, ना तो वो इधर से, क्योंकि दोनों तरफ बात सेम हो गई ना, दोनों तरफ अब सेम पोटेंशियल आ गया, दोनों तरफ जो चार्जेस जो सरफेस पर रह करके रिपल्शन फील कर रहे थे वो सेम हो गया, तो चाहे इधर रहो चाहे इधर रहो बात सेम हो जाएगी। तो चार्जेस का फ्लो क्या होगा, वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक, और तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहां पर अब हम एक टर्म यूज करेंगे कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। मान लेते चार्जेस फ्लो होने के बाद उनका पोटेंशियल सेम हो गया, तो यानी वो जो पोटेंशियल जो इसका पोटेंशियल होगा आफ्टर, मान लेते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये बिफोर कंडीशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले की कंडीशन, आफ्टर की कंडीशन की बात करते हैं। देखो कैपेसिटेंस तो वही रहने वाला है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कंडक्टर की फिक्स है, क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ना तो चार्ज पर डिपेंड करती है ना तो पोटेंशियल पर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन होगा उसमें चार्जेस, अब पहले Q1 चार्ज था, अब Q1 डैश हो जाएगा, कैपेसिटेंस अभी भी C1 रहेगा और पोटेंशियल V हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका भी चार्ज Q2 से Q2 डैश हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैपेसिटेंस वही रहने वाला है, पोटेंशियल इसका भी V हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक चार्ज एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर में फ्लो करता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो पहले चार्जेस थे, मान लेते इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था, तो टोटल चार्ज कितना था दोनों के पास, Q1 प्लस Q2, बाद में भी चार्ज कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर, यानी कि अगर आप Q1 और Q2 को ऐड करोगे तो वो इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पहले देखो चार्जेस एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर गए, लॉस्ट नहीं हुए, तो जो टोटल चार्ज पहले था वही चार्ज क्या होगा, बाद में भी होगा। टोटल की बात करो, हाँ कंडक्टर्स के चार्जेस बदलेंगे, जैसे मेरे पास 13 रुपए हैं, मेरे दोस्त के पास 7 रुपए हैं, दोनों को ना 10 के मल्टीपल में पैसे रखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 3 रुपए उसको दे दूंगा, तो उसके पास भी 10 रुपए, मेरे पास भी 10 रुपए। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे पैसे घटे उसके पैसे बढ़े, लेकिन जो टोटल सम ऑफ मनी था वो 20 रुपए था, वो पहले भी 20 है और अभी भी 20 है, सेम क्राइटेरिया है, चार्जेस के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर कॉमन पोटेंशियल जो होता है ना, कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज, टोटल कितना चार्ज है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करेगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो यहां कॉमन पोटेंशियल भी टोटल चार्ज कितना Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस कितना C1 प्लस C2, तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब देखिए यहां पर हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें रिलेशन पता है C1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन V1, पहले की कंडीशन बिफोर, पहले चार्ज Q1 था, पोटेंशियल V1 था, कैपेसिटेंस C1 था, और इसका क्या था C2 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन V2। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमारा Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा C1 V1, यहां से Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा C2 V2। पुट करते हैं यहां पर Q1 और Q2 को इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
देखो इस तरह करने का क्यों क्यों किया इस तरह से मैंने, क्योंकि हमेशा आपको नहीं पता होगा कि चार्जेस क्या हैं कंडक्टर्स पर आपके या कैपेसिटर्स पर। आपको ये पता होगा कि पहले इस कैपेसिटर की वोल्टेज इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसका कैपेसिटेंस ये था, इसका कैपेसिटेंस कुछ और था, तो बताओ कितना कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों की सरफेस पर। तो आपको बिना चार्ज की मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला यूज करो, चार्जेस पता है तो ये यूज कर लो, नहीं पता है तो ये करो। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल ये आ जाएगा। चलिए अब एक बात और समझने वाली है, जब चार्जेस एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर पर जाएंगे तो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे भैया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी। तब हम बात करेंगे कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी जब कोई चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते। कितनी एनर्जी लॉस, देखो अगर चार्जेस का ट्रांसफर होगा तो चार्ज कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाने के लिए, तो उस दौरान एनर्जी लॉस होगी। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो यहां पर आप समझिए, अगर मेरे पास 2,000 रुपए थे और मैंने कहीं इन्वेस्ट किया और मुझे लॉस हो गया, मतलब मेरे पैसे 2,000 से 1,500 हो गए, तो मुझे कितने का लॉस हुआ, मेरे को लॉस हुआ 500 का। कैसे निकाला, पहले कितने पैसे थे माइनस अब कितने पैसे बचे। तो वैसे ही जब एनर्जी का लॉस हुआ है तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है कैसे निकालोगे, पहले कितनी एनर्जी थी। अभी उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, पहले इस टॉपिक को कर लेते हैं। हम कैसे, पहले कितनी एनर्जी थी माइनस अब कितनी एनर्जी बची, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इससे क्या पता चलेगा कि एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। लॉस ऐसे ही निकालेंगे ना, पहले ज्यादा एनर्जी थी, लॉस होने के बाद कम बची, तो कितना लॉस हुआ, पहले कितनी एनर्जी थी माइनस अब कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो पहले कितनी एनर्जी थी, तो अगर आप वो कंडीशन वो स्लाइड आप याद रिकॉल करिए, तो पहले कितनी एनर्जी थी, तो पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, दोनों की एनर्जी का सम करिए, पहले दोनों कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी थी, तो पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर। पहले उसका कैपेसिटेंस C1 था एक कैपेसिटर का, दूसरे का V2 था, सॉरी C2 था, और दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, C2 V2 स्क्वायर। देखिए पहले जो कैपेसिटेंस मैं बना देता हूं, ये हमारा कैपेसिटर थे दोनों। ठीक है, इसका क्या था, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 थी, V1 थी, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 थी और वोल्टेज V2 था। सॉरी, इस पे चार्ज Q1 था और इस पर चार्ज Q2 था। तो पहले कितनी एनर्जी थी दोनों की, जब दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया था, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ था, तो यहां पर इतनी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी इतनी थी। फाइनली कितनी एनर्जी होगी, तो फाइनली क्या हो गया, जब हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस C1 ही था, लेकिन वोल्टेज V हो गया और चार्ज बदल करके Q1 डैश हो गया। और दूसरे का क्या था, अभी इस चीज को मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं था। यहाँ पर देखिए, और इसका कैपेसिटेंस तो C2 ही था, लेकिन वोल्टेज V हो गया था, सेम वोल्टेज हो गई थी दोनों की। ठीक है, और ये हो गया था। तो फाइनल एनर्जी कितनी थी, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, हाफ C1 प्लस C2 हमने क्या करा, हमने कॉमन निकाल लिया V को। अब V कितना निकला था, कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, ये भी हमने अभी डिराइव किया है। कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही था, अभी जाकर के देखो, यही करा था, अगर कॉपी में नोट किया तो मिलाओ, कॉमन पोटेंशियल यही हो जाता है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। दोनों पर स्क्वायरिंग आ जाएगी, तो देखो यहां पर भी C1 प्लस C2, यहां पर भी, तो एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फाइनल एनर्जी हो जाएगी। अब लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ कैसे निकालेंगे, माइनस कर लेंगे। लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। पहले कितनी एनर्जी थी माइनस, बाद में कितनी एनर्जी, हम माइनस कर लेंगे। तो माइनस करते हैं, तो यहां पर देखिए ध्यान से, इनिशियल कितना था, हाफ कॉमन कर लेते हैं, यहां पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर था, माइनस ये कितना है, हाफ, यहां दिखेगा, विजिबल होगा, एक सेकंड मेरे को देखने दो,
नहीं होगा, कोई बात नहीं। माइनस हाफ क्या बचा है यहाँ पर, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अभी क्या करेंगे, यहां से दोनों के पास हाफ है तो हाफ बिल्कुल कॉमन बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब डरना नहीं है, यहां पर ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, करना कुछ नहीं है इसमें, बस सिंप्लीफिकेशन बची है। ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। करना क्या है, यहां C1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लेंगे। C1 प्लस C2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस C1C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इस चीज को मैं ना यहां सॉल्व करता हूं, इस फिगर को मिटा देता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है। अब समझिएगा ध्यान से, उस चीज को यहां सॉल्व करता हूं मैं। हाफ मल्टीप्लाई करता हूं, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले अच्छा उसको लिख लेता हूं यहां पर, तब आपको समझ में आएगा। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, और यहां पर क्या है, यहां देखिए स्क्वायरिंग है ना, उस पर होल पर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है ना ये, ठीक है, C1 प्लस C2। डरना नहीं है, देखो इसको ना बस सिंप्लीफाई करना है, करना कुछ नहीं, बेसिक मैथ्स है, खेलते खेलते हो जाएगा ये। देखो कैसे करेंगे, पहले इस पूरे टर्म का C1 से कराएंगे, फिर इस पूरे टर्म का C1 से कराएंगे, तो क्या आएगा C1 इंटू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस अब इस C1V1 स्क्वायर का इससे कराएंगे, C1V1 का स्क्वायर से इससे, तो जाएगा C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, C2V2 स्क्वायर को इससे कराएंगे, तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, और C2V2 स्क्वायर का C2 से कराएंगे, तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब इसकी स्क्वायरिंग खोलेंगे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी, इसको ब्रैकेट में रखना है, माइनस इसकी स्क्वायरिंग खोलेंगे तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होल दी स्क्वायरिंग। ठीक है, नीचे क्या बचा है, देखो डरो मत, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, अभी देखो चुटकियों में ये खत्म होने वाला है, बस अब हो गया इसका हाफ। इसको ओपन करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है ना, ब्रैकेट ओपन करना है बस, और कुछ नहीं करना। C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, तो सब पर माइनस आ जाएगा ना, सब पर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो सभी पर माइनस आ जाएगा। C1 प्लस C2, अब आप देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, इस चीज को लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बचा, हाफ हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचा हमारे पास, जो यहां कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद जो बचा वो लिख दिया। अब देखिए यहां से C1 C2 कॉमन निकालेंगे, C1 C2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो फॉर्मूला आ गया ना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का, तो क्या बचा हमारे पास, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। देखो भैया एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिराइव करना लेंदी हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन यही आएगा।
ठीक है, थोड़ा सा आप इसको दोबारा देखना आगे पीछे करके, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो गया पूरा कैलकुलेशन। तो यहां पर जो फाइनल लॉस आया वो कितना आया निकल करके, कितना लॉस निकल करके आया, हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये लॉस निकल करके आया हमारा, इतना लॉस होगा। ये लॉस आया क्यों? क्योंकि जब चार्जेस वायर के थ्रू एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जा रहे थे तो अपनी एनर्जी का यूज कर रहे थे, तो यही जो एनर्जी वो यूज करे थे वही एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यही एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। चलिए अब इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जो अभी इसको यहीं खत्म करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले एग्जांपल्स करें, हम लोग जो है पहले एग्जांपल करेंगे, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े अब तक के, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े उसके एग्जांपल्स करेंगे आज के। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि डाई इलेक्ट्रिक वाला है, कि जब कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तब कैसे कैपेसिटर चेंज हो जाता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, उसको करें। तो अभी 2 लेक्चर और हमें बनाना पड़ेगा इस कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।